दोस्तों आज मैं आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ये कहानी है जेटा की। जेटा स्पेन की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी CNI का एक सीनियर एजेंट है जो कई टॉप सीक्रेट मिशन पूरे करने के बाद छुट्टी का मजा ले रहा है। लेकिन अचानक पुराने एजेंट्स की लगातार हो रही हत्याओं के बाद उसके सीनियर्स उसे तुरंत वापस काम पर बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह एक बेहतरीन एजेंट है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह मामला सीधे उसके पिता से जुड़ा हुआ है। तो आखिर चल क्या रहा है, चलिए कुछ दिन पहले की बात पर चलते हैं। दुनिया के 4 अलग अलग कोनों में। सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक आर्ट म्यूजियम में एक महिला मेहमान जो हाई क्लास एग्जीबिशन में शामिल होने आई थी, अचानक वॉशरूम में एक रहस्यमयी हमलावर द्वारा मार दी जाती है। इसके बाद पनामा के एक सरकारी बिल्डिंग में एक मध्यम उम्र का आदमी अपने परिवार से खुशी खुशी फोन पर बात कर रहा होता है और रोज की तरह अपने ऑफिस जाने वाला होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों बाद एक हत्यारा जो सफाई कर्मचारी बनकर आया है उसका गला घोंट देगा और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तीसरी जगह है थाईलैंड का बैंकॉक, जहां एक बुजुर्ग महिला चश्मा लगाए अपने छोटे पार्टनर का हाथ पकड़े हुए है। उसकी आंखों में एक साथ भविष्य के सपने हैं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एक फूड डिलीवरी वर्कर अचानक गोली चला देता है और वहीं पर उसे मार देता है। आखिरी जगह है जापान का टोक्यो, जहां स्पेन का एम्बेसडर एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार में बैठता है। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है एक भयानक धमाका होता है और उसी पल उसकी जान चली जाती है। ये डरावनी खबर तुरंत स्पेन के इंटेलिजेंस सेंटर तक पहुंच जाती है। ऊपर से देखने पर ये चारों लोग अलग अलग जगहों पर काम करने वाले आम कर्मचारी लगते थे, लेकिन असलियत ये है कि ये सभी पहले सीनियर एजेंट रह चुके थे जिन्होंने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन मार्च में हिस्सा लिया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये चारों एक साथ सिस्टम से गायब हो गए थे, अपनी पहचान बदल ली थी और कई सालों तक आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे थे। अब एक एक करके उनकी हत्या ये साबित करती है कि कोई जानबूझकर इस ऑपरेशन के सभी गवाहों को खत्म कर रहा है। CNI की डायरेक्टर एलेना इस खतरे को समझ जाती है और तुरंत अपने सबसे बेहतरीन एजेंट को ढूंढने निकलती है। वो और कोई नहीं जेटा है। इस वक्त जेटा स्पेन की एक दूर दराज घाटी में छुट्टी पर है, जहाँ वो लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। उसकी नंगी पीठ पर कई गहरे और उलझे हुए निशान हैं, जो उसके देश के लिए किए गए खतरनाक मिशनों की कहानी बताते हैं। जब जेटा अपनी बॉस एलेना से मिलता है तो वो मिशन की डिटेल सुने बिना ही साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे ये 1 साल की छुट्टी कई सालों की लगातार सेवा के बदले मिली है और अभी तक उसने सिर्फ 6 महीने ही आराम किया है। इसके अलावा वो अपनी छुट्टी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। उसे गंभीर याददाश्त की बीमारी है और वो खुद का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाती। जेटा के लिए ये समय सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि अपनी माँ के साथ रहने और उनका ख्याल रखने का एक बहुत ही खास मौका है, ताकि वो उन सालों की कमी पूरी कर सके जब वो अपने काम की वजह से हमेशा दूर रहा। लेकिन मामला बहुत जरूरी है, इसलिए एलेना हार नहीं मानती। वो अपना ब्रीफ केस खोलती है, उसमें से एक टॉप सीक्रेट फाइल निकालती है, टेबल पर रखती है और चारों हत्याओं की पूरी जानकारी देती है। एलेना ये भी बताती है कि ये चारों लोग ऑपरेशन मार्च से जुड़े हुए थे। अजीब बात यह है कि पूरे CNI के डेटाबेस में इस ऑपरेशन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। बस इतना पता है कि इस मिशन में कुल 5 जासूस शामिल थे। अब 4 तो मर चुके हैं और 5वां व्यक्ति, जो इस समय एनकार्स नाम से रह रहा है, पूरी तरह से सिस्टम से गायब हो चुका है। साफ है कि इस सफाई के पीछे जो भी है वो अब आखिरी बचे हुए इंसान के पीछे पड़ा है। जब जेटा की नजर उस फाइल में मौजूद एक आदमी की फोटो पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि लिस्ट में जो 5वां इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि उसका असली पिता निकलता है। जेटा को हमेशा यही बताया गया था कि उसके पिता उसकी पैदाइश के वक्त ही एक मिशन में शहीद हो गए थे। जेटा को हैरान देखकर एलेना धीरे से समझाती है, दस्तावेजों के हिसाब से तुम्हारे पिता की मौत 30 साल पहले हो गई थी, लेकिन असल में वो मौत सिर्फ एक झूठी कहानी थी, एक कवर अप। उसे एक नई पहचान दी गई और वो एनकार्स नाम से दुनिया से गायब होकर जीने लगा। उस रात जेटा अपनी माँ के सामने बैठता है, इस उम्मीद में कि अभी जो सारे राज सामने आए हैं उनके जवाब उसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी माँ बस उसे खाली नजरों से देखती रहती है। बीमारी ने उसकी ज्यादातर यादें छीन ली हैं और जेटा के हर सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर तक सोचने के बाद जेटा आखिरकार एक फैसला लेता है, उसे खुद जाकर उस पिता को ढूंढना होगा जिसने पिछले 30 सालों से उसे छोड़ रखा है। अगली सुबह वो मिशन स्वीकार कर लेता है और तुरंत स्पेनिश एम्बेसी पहुंचता है, जहां माना जाता है कि गायब होने से पहले एनकार्स आखिरी बार काम कर रहा था। वहां जेटा एक स्टाफ मेंबर के साथ सीधे उसके ऑफिस में जाता है। वो आसपास का माहौल ध्यान से देखता है और एक महिला कर्मचारी से पूछता है कि क्या हाल ही में एनकार्स के लिए कोई खास चिट्ठी या पैकेज आया था। महिला सिर हिलाकर मना कर देती है और कहती है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं आता था,
लेकिन वो ये भी बताती है कि एनकार्स नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को पता चले कि वो सिगरेट पीता है, इसलिए वो अक्सर सिगरेट ऑफिस पर मंगवाता था। ये छोटी सी बात जेटा को तुरंत शक में डाल देती है और सच में उसे वहाँ एक छुपी हुई चाबी मिल जाती है। बिना देर किए जेटा एम्बेसी से निकलता है और सीधे एनकार्स के मौजूदा घर के पते पर पहुंच जाता है। दरवाजा एक महिला और एक छोटे लड़के द्वारा खोला जाता है जो साफ तौर पर जेटा का सौतेला भाई है। खुद को संभालते हुए जेटा एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपना परिचय देता है और घर के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। पत्नी के बताने पर जेटा उस कमरे में जाता है जहां उसके पिता काम किया करते थे। वहां उसे दीवार के अंदर एक छुपा हुआ सेफ मिलता है। सच में सिगरेट के पैकेट से मिली चाबी उस ताले में बिल्कुल फिट बैठती है। सेफ के अंदर पैसे और फैमिली फोटो के अलावा एक एनक्रिप्टेड यूएसबी सबसे खास चीज होती है। हैरानी की बात यह है कि जब जेटा उसे खोलता है तो पासवर्ड के तौर पर उसका अपना असली नाम इयागो सामने आता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और उसे एहसास होता है कि जिस पिता को वो मरा हुआ समझता था वो हमेशा उसे याद करता रहा। यूएसबी के अंदर सिर्फ एक वीडियो होता है। जैसे ही वो उसे चलाता है उसमें एनकार्स शांत तरीके से कहता है कि अगर ये वीडियो देखने वाला उसे मारने आया है तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा और वो उस साल के मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन अगले ही पल वो बहुत भावुक होकर सामने वाले से विनती करता है कि उसके मौजूदा परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए क्योंकि उनका पुराने मामलों से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के आखिर में एनकार्स कुछ अक्षरों और नंबरों का एक कोड छोड़ता है और कहता है कि सारे जवाब उसी जगह पर मिलेंगे जिसे ये कोड दिखाता है। जेटा बिना देर किए ये कोड एलेना को भेज देता है। एनालिसिस के बाद पता चलता है कि ये ब्राजील की एक लोकेशन के जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन तभी अचानक एक बाइक सवार जेटा का बैग छीनकर तेजी से भाग जाता है जिससे जेटा को तुरंत उसका पीछा करना पड़ता है। सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। दोनों ही तरफ से गाड़ियां तेजी से मुड़ती हैं, कट मारती हैं और पलक झपकते ही खतरनाक मोड़ लेती हैं। आखिरकार अपनी गाड़ी के फायदे से जेटा सामने वाले का रास्ता रोक देता है जिससे बाइक कंट्रोल खो देती है और गाड़ी के सामने टकरा जाती है। जेटा तुरंत उसे काबू में कर लेता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कौन है तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वो कोई आम चोर नहीं बल्कि अल्फा कोडनेम वाली कोलंबियन इंटेलिजेंस सेंटर की एक टॉप एजेंट होती है। दोनों एक पास के बार में जाते हैं। मकसद होता है एक दूसरे की असली मंशा समझना, लेकिन दोनों ही बहुत सतर्क रहते हैं। बातचीत जल्दी खत्म हो जाती है और किसी को भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। बार से बाहर निकलते ही जेटा को उसकी बॉस एलेना का फोन आता है। वो बताती है कि कोलंबियन इंटेलिजेंस के साथ जानकारी साझा करने के बाद पता चला है कि ऑपरेशन मार्श उसी देश में हुआ था, इसलिए मिशन को तेजी से पूरा करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसका मतलब साफ है कि अब जेटा को अल्फा के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। वो अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं है लेकिन उसके पास मना करने का कोई हक भी नहीं है। एलेना आगे बताती है कि एनकार्स द्वारा छोड़े गए कोऑर्डिनेट्स की सही लोकेशन मिल गई है जो ब्राजील के सावियर कब्रिस्तान में है। जब जेटा और अल्फा वहां पूरे इलाके को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वो कब्र मिल जाती है जहां एनकार्स की पुरानी पहचान को दफनाया गया था। लेकिन अगले ही पल अचानक कई हथियारबंद लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेटा और अल्फा को काबू में कर लिया जाता है। उनके सिर पर हुड डाल दिया जाता है और उन्हें एक ट्रक में डालकर ले जाया जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में अल्फा को वापस सड़क पर फेंक दिया जाता है क्योंकि उन लोगों को आदेश मिलता है कि बॉस को सिर्फ आदमी चाहिए। कुछ समय तक सफर करने के बाद जेटा को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो कानून के दायरे से बाहर है, जहां असली ताकत अंडरग्राउंड संगठनों और ब्लैक मार्केट के हाथ में होती है। वहीं उसे ले जाकर एनकार्स से मिलवाया जाता है। जैसे ही जेटा अपने उस पिता को देखता है जिससे वो कभी मिला ही नहीं था, उसे समझ नहीं आता कि इस अजीब स्थिति का सामना कैसे करे। लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल लेता है और साफ साफ कहता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ आया है। लेकिन एनकार्स इस बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। वो शांत रहते हुए सबसे पहले ये पूछता है कि उसका मौजूदा परिवार सुरक्षित है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि सब ठीक है तब वो ऑपरेशन मार्च के बारे में जेटा के सवालों के जवाब देना शुरू करता है। पता चलता है कि पहले वो और बाकी 4 मारे गए एजेंट्स को कोलंबिया में छिपे टप्पा नाम के एक आतंकी संगठन के बड़े लीडर को खत्म करने का काम दिया गया था। उस समय राजनीतिक दबाव और देश की इज्जत की वजह से स्पेन की सरकार ने उनकी टीम को पूरी आजादी दे दी थी कि वो जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करें। लेकिन जिस दिन रेड होना था एक गड़बड़ी की वजह से उनका मिशन खुल गया। अगले ही पल भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने उस आतंकी लीडर और उसके साथी को मार
गिराया, लेकिन इस दौरान कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। हालात तेजी से बिगड़ गए और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। एनकार्स के मुताबिक जो रहस्यमयी कातिल अब सबको मार रहा है वो वही हो सकता है जो उस दिन इस गोलीबारी के वक्त वहां मौजूद था। ये सुनकर जेटा सुझाव देता है कि एनकार्स उसके साथ कोलंबियन इंटेलिजेंस सेंटर चले ताकि मिलकर इस मामले की जांच की जा सके और सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन जब एनकार्स कोई सहयोग करने का इरादा नहीं दिखाता तो जेटा अल्फा को इशारा करता है। असल में ये दोनों पहले से ही एक प्लान बना चुके होते हैं। तुरंत एक स्नाइपर की लाल बिंदी एनकार्स पर आ जाती है। उसी समय जेटा एक हथियार पकड़ लेता है, उसे बंधक बना लेता है और जोर से अपने आसपास के लोगों को हिलने से मना करता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेटा जल्दी से एनकार्स को कार में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन पीछे के गुंडे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और पागलों की तरह उनका पीछा करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्फा भी पीछे हटते हुए कुछ लोगों के पीछा करने का सामना कर रही होती है। संकीर्ण गलियों से लेकर छतों तक कई खतरनाक पीछा करने के बाद आखिरकार अल्फा जेटा से दोबारा मिल जाती है और सभी पीछा करने वालों से छुटकारा पा लेती है। अजीब बात यह है कि पूरे समय एनकार्स न तो कोई विरोध करता है और न ही भागने की कोशिश करता है। वो बेहद शांत रहता है जो काफी शक पैदा करता है। कुछ ही देर बाद तीनों ब्राजील से कोलंबिया जाने वाली फ्लाइट में सवार हो जाते हैं। उड़ान के दौरान एनकार्स बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से एक खास तरह का कैप्सूल निगल लेता है जिसे उसने छुपा कर रखा था। फिर अपने पास मौजूद एक सीक्रेट फोन से मैसेज भेजता है, एक्शन 5 घंटे में शुरू होगा। वो बाथरूम से बाहर आता है तो जेटा एहतियात के तौर पर फिर से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। जल्द ही फ्लाइट सीधे कोलंबियन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां दोनों देशों के बड़े अधिकारी काफी समय से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि जेटा को अभी तक कोलंबिया की तरफ से आधिकारिक अनुमति नहीं मिली होती, इसलिए एलेना उसे कहती है कि वो सामने वाले होटल में जाकर कुछ समय के लिए आराम करे। उधर एनकार्स खुद ही अपने सारे हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सौंप देता है, जिससे वो काफी सहयोगी लगता है। लेकिन इंट्रोगेशन रूम में जाने से पहले वो फिर से बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। इस बार वो पहले निगले गए कैप्सूल को बाहर निकालता है, उसका खास कवर हटाता है, उसमें से एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर अपने कान में लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेटा एलेना के कहने पर सामने वाले होटल के कमरे में जाकर आराम करने लगता है। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि 3 अजनबी उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं। जेटा तुरंत सतर्क हो जाता है और बंदूक निकालकर उन्हें धमकाता है। तीनों आदमी ये देखकर तुरंत हाथ ऊपर कर देते हैं और बार बार समझाने लगते हैं कि उन्हें खुद एनकार्स ने भेजा है। इसके तुरंत बाद वो तीनों टेबल पर कंप्यूटर इक्विपमेंट लगाते हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगते हैं, जैसे कोई टेक्निकल टीम हो। उनका लीडर, जिसका नाम मोनान है, खुद ही आगे बढ़कर जेटा को एक ईयर पीस देता है और एनकार्स से उसकी बात करवा देता है। जब जेटा को लगता है कि सामने वाले की कोई गलत नियत नहीं है तो वो धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी उन तीनों की हर हरकत पर टिकी रहती हैं। वो पूरी तरह सतर्क रहता है। अब साफ हो जाता है कि एनकार्स ने खुद ही जानबूझकर जेटा से खुद को पकड़वाया था। कुछ ही देर बाद एनकार्स को इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है। उसके सामने बैठी होती है डायना, जो कोलंबियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्टर है। वो बताती है कि 30 साल पहले हुई उस गोलीबारी में 20 आम लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे और उस पूरे हादसे की शुरुआत एनकार्स की टीम की वजह से हुई थी। डायना आगे कहती है कि इस घटना की असली जिम्मेदारी अभी भी एक ऐसे इंसान पर आती है जिसने उस मिशन के दौरान एनकार्स की टीम को सबसे अहम जानकारी दी थी। डायना के मुताबिक वो सीक्रेट मुखबिर ही असली टारगेट है जिसे कोलंबियन एजेंसियां ढूंढना चाहती हैं। जैसे ही अल्फा कासियल नाम बताती है, एलेना तुरंत एनकार्स की तरफ देखने लगती है, क्योंकि स्पेनिश इंटेलिजेंस के पास इस नाम के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं होती। इस सवाल के सामने आते ही एनकार्स अचानक अल्फा से ही एक सवाल पूछता है, तुम्हें ये जानकारी मिली कहां से? वो कहता है कि उस ऑपरेशन में उन 5 लोगों के अलावा किसी को भी कासियल नाम के बारे में पता नहीं था। अल्फा तुरंत जवाब देती है कि ये जानकारी उसे फ्यूरियस गैंग के अंदर मौजूद एक गुप्त मुखबिर से मिली है। इसके बाद एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें वो मुखबिर खुद कबूल करता है कि उस बाजार में हुई गोलीबारी के बाद गैंग का बॉस एनकार्स के पीछे पागल हो गया था। इसी वजह से उसने एनकार्स की टीम के बाकी 4 सदस्यों को मरवाने का आदेश दिया। मुखबिर ये भी बताता है कि बॉस के घर छोड़ने से कुछ दिन पहले उसने चुपके से उसके कंप्यूटर का डेटा कॉपी कर लिया था, जिसमें स्पेन के 6 एजेंट्स की फाइलें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कासियल नाम सबसे ज्यादा रहस्यमयी था, क्योंकि उसकी कोई पहचान या फोटो तक मौजूद नहीं थी। अल्फा आगे बताती है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के कुछ ही दिनों बाद उस मुखबिर को भी मार दिया गया।
इसलिए अल्फा पूरी तरह यकीन के साथ कहती है कि उसकी जानकारी का स्रोत बिल्कुल भरोसेमंद है। खतरे को समझते हुए एनकार्स एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे दोनों का फायदा हो। वो कहता है कि अगर कोलंबियन टीम फ्यूरियस गैंग को संभाल ले और उसके साथ साथ उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे तो वो कासियल के बारे में जानकारी देने को तैयार है। काफी लंबी और तीखी बहस के बाद आखिरकार कोलंबियन टीम एनकार्स की शर्त मान लेती है। इसके बाद इंट्रोगेशन खत्म होते ही एनकार्स, जेटा, अल्फा और मोनान की टीम मिलकर ऑपरेशन की योजना बनाते हैं। सबसे पहले वो एक लोकल अधिकारी से गुप्त समझौता करते हैं जिसमें $50 देकर फ्यूरियस मेंशन की पूरी बिजली 15 मिनट के लिए काटने का प्लान बनाया जाता है। उधर एलेना चाहती है कि फ्यूरियस चारों एजेंट्स की मौत की जिम्मेदारी उठाए, इसलिए वो आदेश देती है कि बॉस को हर हाल में जिंदा पकड़ा जाए। इसका मतलब साफ है, ऑपरेशन बहुत तेज, साफ और बिना किसी गलती के करना होगा। थोड़ी ही देर बाद जेटा और अल्फा अपने टैक्टिकल गियर में तैयार हो जाते हैं। जैसे ही फ्यूरियस मेंशन पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है, जेटा और अल्फा अपनी साइलेंसर लगी ऑटोमेटिक राइफलों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। गार्ड्स को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो मारे जाते हैं। जेटा और अल्फा एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी टीम वर्क इतनी परफेक्ट होती है कि लगभग कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी गोलियों की आवाज से फ्यूरियस जाग जाता है। वो घबरा जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि उसके परिवार को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दे, जबकि वो खुद पिस्टल लेकर पीछे रुकता है ताकि दूसरों को कवर दे सके। तब तक जेटा और अल्फा मेंशन के अंदर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। दोनों तुरंत अलग अलग हो जाते हैं ताकि पूरे घर को कंट्रोल किया जा सके। तभी बाथरूम में अल्फा का सामना फ्यूरियस से होता है और वो उसे वहीं गोली मारकर खत्म कर देती है। जब तक जेटा वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सवाल भरी नजरों का सामना करते हुए अल्फा ठंडे अंदाज में कहती है कि ये आत्मरक्षा में किया गया था, लेकिन अल्फा के हाथ फ्यूरियस का फोन लग चुका होता है जिसमें वो सारे सबूत होते हैं जो एलेना चाहती थी। हालांकि वापसी का रास्ता इस हमले से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। कुछ ही मिनटों में लोकल हथियारबंद फोर्सेस उस इलाके को चारों तरफ से घेर लेती हैं। शुरुआत में दोनों कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन धीरे धीरे संख्या के फर्क की वजह से वो भारी पड़ने लगते हैं। सबसे मुश्किल वक्त पर मोनान अपनी टीम के साथ पहुंचता है और सही समय पर मदद करता है, जिससे जेटा और अल्फा घेराबंदी तोड़कर किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। ऊपर से देखने पर मिशन पूरा लगता है, फ्यूरियस मर चुका है और जरूरी सबूत उनके पास हैं, लेकिन असल में असली खेल तो अब शुरू होता है। थोड़ी देर बाद अल्फा सीधे एनकार्स के पास जाती है और कासियल के बारे में जानकारी मांगती है। जेटा भी आगे बढ़कर उसे मजबूर करता है कि वो पूरी सच्चाई बताए। जब हर तरफ से दबाव बढ़ता है तो एनकार्स आखिरकार चुप नहीं रह पाता और सालों से छुपी सच्चाई बताने लगता है। असल में कासियल स्पेनिश इंटेलिजेंस की एक अंडरकवर महिला एजेंट थी। उसकी पहचान और रोल इतने गोपनीय थे कि उसका कोई रिकॉर्ड आधिकारिक फाइलों में नहीं रखा गया था। उसका असली नाम सारा था। उसके पिता को टेरापा आतंकी संगठन ने मार दिया था, इसलिए सारा उनसे बेहद नफरत करती थी। सीएनआई का प्लान था कि इस बात का फायदा उठाया जाए कि गैंग का बॉस हाल ही में अपनी पत्नी को खो चुका था और सारा को हनी ट्रैप के जरिए उसके करीब भेजा जाए। सारा की असली पहचान को छुपाने के लिए एनकार्स की टीम के हर सदस्य ने अपने नाम का पहला अक्षर लिया और उन्हें जोड़कर एक नया नाम बनाया, कासियल। उस पल से सारा जैसे गायब हो गई और सिर्फ कासियल नाम ही इस मिशन के अंधेरे में मौजूद रहा। अपनी खूबसूरती और शानदार समझदारी की वजह से कासियल ने जल्दी ही उस गैंग के बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कासियल और एनकार्स के बीच भावनाएं विकसित हो गईं। ये एक ऐसा रिश्ता था जो कब मिशन की सीमा पार कर गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कुछ समय बाद कासियल को एक बहुत ही अहम जानकारी हासिल करने का मौका मिला, लेकिन काम करते वक्त उससे अनजाने में कुछ सबूत पीछे छूट गए। उसी दिन ऑपरेशन होना था, लेकिन वो दिन शहर के एक बड़े त्योहार का भी था। पूरे चौक में रंग बिरंगी सजावट थी। हर तरफ परिवारों की हंसी और बच्चों की खेलकूद की आवाजें गूंज रही थीं। उसी वक्त बॉस के बेटे को अपने पिता के स्टडी रूम में किसी के घुसने के निशान मिलते हैं। जब वो सीसीटीवी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो कासियल थी। दूसरी तरफ चौक में इतनी भीड़ और मासूम लोगों को देखकर एनकार्स तुरंत ऑपरेशन रद्द करने का आदेश देता है ताकि कोई बेगुनाह न मरे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी समय बॉस को उसके बेटे का फोन आ जाएगा। जैसे ही कासियल की पहचान खुलती है, वो बिना देर किए गोली चलाती है और बदला लेने के लिए बॉस को वहीं मार देती है। लेकिन वो गोली ही उस तबाही की शुरुआत बन गई। पूरे चौक में गोलियों की आवाज गूंज उठी और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इस भयानक गोलीबारी में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस बड़े
बड़े अंतर्राष्ट्रीय कांड को छुपाने के लिए स्पेन की सरकार ने ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी को मिटाने का फैसला किया। एजेंट्स की पहचान पूरी तरह खत्म कर दी गई, उन्हें नई पहचान दी गई और चुपचाप देश छोड़ने के लिए भेज दिया गया। इस घटना के बाद एनकार्स और कासियल कुछ समय तक साथ रहे और एक आम जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। यहाँ तक सुनते ही जेटा को समझ आ जाता है कि एनकार्स जिस कासियल की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी असली माँ है। ये सुनकर जेटा के अंदर गुस्से का तूफान आ जाता है और वो तुरंत एनकार्स पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। अच्छी बात ये होती है कि बाकी लोग समय पर आकर दोनों को अलग कर देते हैं, नहीं तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते। इसके तुरंत बाद अल्फा भी आगे आती है और ठंडे स्वर में पूछती है कि कासियल अब कहाँ है, लेकिन एनकार्स का जवाब माहौल को और भारी कर देता है। वो कहता है कि उसे कासियल के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है। ये सुनकर अल्फा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जेटा थोड़ा शांत हो जाता है तो एनकार्स खुद उसके पास आता है। वो मान लेता है कि पहली मुलाकात से ही उसे पता था कि जेटा उसका बेटा है और जेटा के हाल के व्यवहार ने इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया। इसके बाद एनकार्स बताता है कि उस पुराने हादसे ने उसके और जेटा की माँ दोनों के दिल में गहरा घाव छोड़ दिया था। जब भी वो एक दूसरे को देखते थे उन्हें वही खून खराबा और वो दिन याद आ जाता था, साथ ही एक ऐसा अपराध बोध जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे और आखिरकार उन्हें अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी जीने का फैसला करना पड़ा। कई बार एनकार्स ने वापस अपने बेटे और उसकी माँ के पास लौटने की बात कही, लेकिन कासियल ने मना कर दिया और उसने उसके फैसले का सम्मान किया। आखिरकार दिल की सारी बातें कहने के बाद पिता और बेटा कोलंबिया छोड़ने के लिए फ्लाइट पकड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली आकर एनकार्स को लग जाती है। सब लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं, गोली चलने की दिशा ढूंढते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। अल्फा भी पीछे नहीं रहती, वो तुरंत अपनी कार लेकर उस जगह की तरफ बढ़ती है। हैरानी की बात यह होती है कि स्नाइपर वही मुखबिर निकलता है जिसे पहले वीडियो में दिखाया गया था। तब खुलासा होता है कि ये सब कुछ अल्फा की ही प्लानिंग थी। उसने ही उस मुखबिर को एनकार्स पर हमला करने का आदेश दिया था और साथ ही उसे उनकी बातचीत सुनने के लिए भी लगाया था। बाद में अल्फा ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और उसे पता चल गया कि जेटा की माँ ही कासियल है। जैसे ही ये सच सामने आता है अल्फा की नजरों में खून उतर आता है। वो उस मुखबिर को भी मार देती है ताकि कोई सबूत ना बचे। उधर एनकार्स स्नाइपर की गोली से बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। उसके अंतिम संस्कार के बाद जेटा वापस घर लौट जाता है ताकि अपनी माँ का ख्याल रख सके। उसके लिए जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसी रात अल्फा बदला लेने के इरादे से वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जेटा पहले से तैयार है। वो अंधेरे में खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है, बंदूक सीधे अल्फा पर तनी हुई। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आती है। अल्फा वही बच्ची है जिसने 30 साल पहले उस खून खराबे में अपनी माँ को खो दिया था। उस हादसे के बाद वो बच तो गई, लेकिन उसके दिल में बदले की आग कभी शांत नहीं हुई। सालों तक अल्फा सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिंदा रही, उन लोगों को ढूंढ कर मारना जो उस हादसे के जिम्मेदार थे, ताकि वो अपनी माँ का बदला ले सके। इसीलिए उसने पुराने एजेंट्स की लोकेशन पता करने के लिए एक प्लान बनाया। अल्फा ने फ्यूरियस के साथ मिलकर काम करने का नाटक किया ताकि उसके नेटवर्क और ताकत का इस्तेमाल करके वो एक एक करके उन सभी एजेंट्स को बाहर निकाल सके। जब अल्फा ने अपना मकसद पूरा कर लिया तो उसने फ्यूरियस के हाथों ही उन चारों एजेंट्स को मरवा दिया और जैसे ही फ्यूरियस पकड़े जाने वाला था अल्फा ने खुद उसे मार दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। लेकिन उसका ये लगभग परफेक्ट प्लान एक छोटी सी गलती की वजह से टूट गया। जब एनकार्स ने कुछ भी कहने से पहले ही अल्फा ने ये जाहिर कर दिया कि कासियल एक औरत है, तो उसी पल एनकार्स को उसकी असली पहचान का अंदाजा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी। जेटा अल्फा को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी बंदूक नीचे रख दे और इस सालों पुराने नफरत के चक्र को खत्म कर दे, लेकिन अल्फा उसकी बात नहीं मानती। वो उसी एक पल का फायदा उठाती है जब जेटा थोड़ा हिचकिचाता है और अचानक पलटवार कर देती है। फिर तेजी से उस बिस्तर की तरफ बढ़ती है जहाँ कासियल लेटी हुई होती है, लेकिन ठीक आखिरी पल में जेटा तुरंत 2 गोलियां चलाता है और अल्फा को गिरा देता है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती। फिर भी जेटा उसे खत्म नहीं करता, बल्कि वो तुरंत उसका खून रोकने की कोशिश करता है और उसके लिए एम्बुलेंस
एम्बुलेंस बुलाता है। अगले दिन कासियल, जो इतने बड़े सच के झटके से गुजरी होती है, अचानक अपने बेटे के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। सालों से दबे हुए सारे जज्बात जैसे एक साथ बाहर आ जाते हैं, मानो उसे फिर से सब कुछ याद आने लगा हो। इसके बाद वो जेठा को एक पुराना खत देती है जो उसने बहुत पहले लिखा था। उस खत में कासियल अपने बेटे से दिल से माफी मांगती है। वो मानती है कि सालों पहले उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया था ताकि वो सब कुछ भूल सके, और उसी ने झूठ बोला था कि जेठा के पिता की मौत हो गई है। उस झूठ की वजह से जेठा बचपन से ही बिना पिता के प्यार के बड़ा हुआ। खत के आखिर में कासियल एक पता लिखती है जो एनकार्स ने कभी उसे भेजा था। अगले दिन जेठा एक दूसरे देश के लिए फ्लाइट पकड़ता है और एक सुनसान इलाके में बने एक छोटे से लकड़ी के घर तक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपने पिता की मौजूदा पत्नी और एक छोटे बच्चे से होती है, और इसी पल उसे एहसास होता है कि एनकार्स असल में अभी भी जिंदा है। उसने एक बार फिर नकली मौत का नाटक किया था ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो सके। अब आखिरकार जेठा को अपने पिता से दोबारा मिलने का मौका मिलता है, एक ऐसा मौका जिसका इंतजार दोनों ने कई सालों से किया था। और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइए।